हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हम लोग देखने वाले हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आइए जान लेते हैं। द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। मतलब जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बन रही है, जो बच्चे बन रहे हैं, वो नॉट ओनली आइडेंटिकल, मतलब वो सिर्फ सेम ही नहीं है बट वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग बनती है वो एक दूसरे की क्या होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोटो कॉपी होती है। आप फोटो कॉपी से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट के जैसी ही होती है। मतलब जैसा ये वैसा ये, सेम, मतलब जैसे पेरेंट वैसे बच्चे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, फोटो कॉपी। अभी क्या होता है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। मतलब जो इनको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड का यूज़ किया जाता है फोटोकॉपी को। फोटोकॉपी तो हम लोग कहते हैं, लेकिन टेक्निकल साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ठीक है, द टर्म क्लोन इज यूज्ड, तो क्लोन कहा जाता है इनको, क्योंकि ये मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरह से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं बिल्कुल। मतलब बाहर से भी देखने में बिल्कुल सेम रहेंगे, और इनका जेनेटिक जो मटेरियल रहता है, जेनेटिक जो भी रिकॉम्बिनेशन, तो कुछ चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, तो जेनेटिकली भी सेम और मार्फोलॉजिकली भी सेम। जैसे क्या होता है, अभी कोई मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस करके अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या होते हैं आपस में, इन्हें क्या कहा जाता है, क्लोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन्स। ये सारे एक दूसरे के क्या हैं, क्लोन है, लेकिन इसे अलग अलग क्या कहा जाएगा, मतलब ये इसका क्लोन है, ये सारे एक दूसरे के क्लोन है, बट इसे अलग अलग, इन क्लोन्स को, एक क्लोन को क्या कहेंगे हम लोग, रैमेट कहेंगे। किसी एनी इंडिविजुअल इज नोन एज रैमेट, तो इसे क्या कहते हैं, रैमेट, RAMET, रैमेट। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले एल्गी में जू स्पोर बनता है, तो जू स्पोर होता क्या चीज़ है ये एक रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज़ है। इससे जो स्पोर क्या होता है, मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। मतलब ये मोटाइल का मतलब होता है जो चल सकता है, जो कि इधर से उधर मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद ये फ्लैजिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला होते हैं, इसीलिए ये मोटाइल होता है। नेक्ड होता है विदाउट सेल वॉल, मतलब इसमें कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इंडोजीनस होता है, मतलब क्या होता है, इंडोजीनस का मतलब होता है जो किसी चीज़ के अंदर बनता है, जो किसी चीज़ के अंदर, जैसे अभी ये पेन इसके अंदर है, तो ये किसी चीज़ के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है, फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम, मतलब ये स्पोरेंजिया के अंदर बनता है, इसीलिए इसे जू स्पोर कहते हैं। ये देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जू स्पोर है, इसके ऊपर ये फ्लैजिला लगा हुआ है, इसके अंदर सारा इसका जेनेटिक मटेरियल वगैरह है जो भी है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं। जू स्पोर आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर इन एल्गी। मतलब जो जू स्पोर होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं एल्गी में। मोस्टली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, जू स्पोर के थ्रू होता है। और आल्सो फाउंड इन ओमाइसिटीज फंजाई, मतलब ओमाइसिटीज जो ग्रुप होता है फंजाई का, इसमें भी ये जू स्पोर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन में फंजाई में क्या बनता है, कोनिडिया बनता है। फंजाई में क्या बनता है, कोनिडिया बनता है। अभी आपने देखा एल्गी में क्या बन रहा था, जू स्पोर। फंजाई में क्या होता है, कोनिडिया बनता है, जो कहाँ पे बनता है, कोनिडियो स्पोर भी उसको कभी कभी कह देते हैं, कोनिडिया को कोनिडियो स्पोर भी कह देते हैं। कोनिडिया होता क्या है, नॉन मोटाइल होता है। अभी आपने देखा था जो जू स्पोर होता है वो मोटाइल होता है, बट जो कोनिडिया बनती है वो नॉन मोटाइल होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ए प्लानर स्पोर कहते हैं। और ये नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, मतलब इसके अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता। अब आप बताइए, जब फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा तो क्या वो मोटाइल होगा, वो मोटाइल नहीं होगा, उसके पास कोई मूवमेंट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। ये इक्जोजीनस होते हैं। अभी आपने देखा था जू स्पोर क्या होता है, इंडोजीनस होता है, बट ये इक्जोजीनस होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेरिगमेटा, मतलब ये स्टेरिगमेटा के ऑन द सरफेस, ऑन का मतलब होता है ये ऊपर पाए जाते हैं कि किसी, ये जैसे जू स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर पाया जाता था, बट ये किसी स्पोरेंजिया या किसी स्टेरिगमेटा के अंदर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उसके सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। तो फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्टेरिगमेटा। और ये बनते कैसे हैं, किस स्ट्रक्चर में होते हैं, ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। फ्लास्क आपने देखा होगा, जिससे पहले लोग पानी वगैरह भी पीते थे। फ्लास्क एक हम लोग लैब में भी यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में। तो ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर की होती हैं। ये देखिए, आप स्ट्रक्चर भी ऊपर देख लीजिए, ये ऊपर गर्दन की तरह पतली है, नेक्ड है, नेक इसका पतला है, बट नीचे आके ये थोड़ा सा सैलो हो गई है, थोड़ा सा मोटी हो गई है। ठीक है, तो ये होते हैं स्टेरिगमेटा,
ये जो स्टेरिगमेटा होते हैं ये फ्लास्क शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर पतला होता है, नीचे थोड़ा सा चौड़ा होता है, और इसके ऊपर जस्ट इसके ऑन द सरफेस, अभी आपने पढ़ा ऑन द सरफेस, इसके ऊपर क्या बना होता है, ये कोनिडिया बने होते हैं, एक लाइन से ये कोनिडिया बने होते हैं। और ये जो कोनिडिया होते हैं ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब इसमें जो मोटी परत पाई जाती है ताकि किसी भी कंडीशन में ये अपने आप को सर्वाइव कर सकें। एग्जाम्पल में क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ फंजाई जो होता है, जिसको हम लोग पेनिसिलियम एस्परजिलस भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप के जितने भी फंजाई होते हैं उसमें से एग्जांपल ले लिया गया है पेनिसिलियम एस्परजिलस। एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप के जितने भी फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने जैसा एक क्लोन बनाने के लिए। तो अभी आप देखिए स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग फिर अमीबा में देखते हैं, अमीबा क्या करता है। अमीबा भी तो अपने आप में एक रिप्रोड्यूस करेगा ही। ये क्या बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्यूडोपोडियोस्पोर। जैसा कि आपको पता है अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, हम लोग पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देखिए। अमीबा में स्यूडोपोडियोस्पोर बनता है। अब ये अमीबा क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये अमीबा क्या करता है, जब इसके पास अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये इंसिस्टेशन कर लेता है। मतलब क्या करता है, अपने चारों तरफ ट्रिपल लेयर्ड वॉल बना लेता है, जिसे हम लोग सिस्ट वॉल कहते हैं। अब ये ट्रिपल लेयर्ड वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इंसिस्टेशन। ठीक है, इसके बाद फिर ये ट्रिपल लेयर वॉल बन जाती है। उसके बाद जब इसके पास जब ये फेवरेबल कंडीशन आती है, फिर जब अभी तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनाया इसने, उसके बाद ये अंदर ही अंदर क्या करता रहता है, डॉटर न्यूक्लियाई बनाता रहता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जब इसने ट्रिपल लेयर्ड कोट बनाई, वॉल बनाई, सिस्ट वॉल बनाई, तो ये अंदर अपने डॉटर न्यूक्लियाई बनाता रहता है और ये नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अराउंड में लगी रहती है, छोटी छोटी, मतलब डॉटर न्यूक्लियाई बनाता रहता है, साथ में इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी के ऊपर चढ़ती चली जाती है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्यूडो पोडियोस्पोर। अभी आपने देखा था अमीबा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्यूडोपोडियोस्पोर। तो ये इसे ही कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर। डॉटर न्यूक्लियाई बन जाए, उसके ऊपर न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ जाए, उसी को कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पोर धीरे धीरे ये वॉल हट जाएगी, फट जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, और ये स्पोर क्या हो जाएंगे, बाहर निकल के नया अमीबा बना लेंगे। तो ये अमीबा में अभी इसी को ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है। अब इसी में अमीबा को मल्टीपल फिजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में इसने ट्रिपल लेयर्ड वॉल बनाई, वॉल के अंदर ही अपना डॉटर न्यूक्लियाई भी बना लिया, और एक ही डॉटर न्यूक्लियाई नहीं बनाया, उसने कई ढेर सारे मल्टीपल बनाए, इसीलिए इसे मल्टीपल फिजन भी कहा जाता है। और अमीबा में इसी तरह का मल्टीपल फिजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अमीबा मल्टीपल फिजन कैसे करता है, तो थ्रू स्यूडोपोडियोस्पोर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा भी कि फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये वॉल हट जाती है, वॉल गल जाती है, अभी मैंने बताया फेवरेबल कंडीशन में वॉल हट जाएगी और ये जो स्यूडोपोडियोस्पोर बने होंगे ये रिलीज ऑफ द स्पोर हो जाएगा। इसे ही अच्छा इस स्ट्रक्चर के अंदर से, ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर से स्यूडोपोडियोस्पोर्स का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, स्पोरुलेशन। अब ये वॉल चूंकि फट गई, इस प्रोसेस को क्या कह देंगे, एक्ससिस्टेशन। अभी आपने पढ़ा था इंसिस्टेशन, जिसमें वॉल बन रही थी, वॉल का फॉर्मेशन हो रहा था, बट यहाँ पे वॉल हट रही है, इसका डिसॉल्व हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ द सिस्ट वॉल। इसी को क्या कहते हैं, एक्ससिस्टेशन, ब्रेक डाउन ऑफ द वॉल या ब्रेक डाउन ऑफ द सिस्ट वॉल। आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, आप बिल्कुल जूम करके देख भी सकते हैं ना, आप इसे पॉज करके भी रोक सकते हैं। मतलब अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कैसे होता है, आइए देख लेते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है कि टू, और फिजन का मतलब होता है टूटना या डिवीज़न। तो बाइनरी फिजन कैसे होता है, पेरेंट सेल होती है, एक पेरेंट बॉडी होती है, इसमें क्या होता है, ये 1 से 2 बनता है। कैसे, ये बीच में एक खांच बनती लगती है, सबसे पहले ये बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं, मैंने पहले वीडियो में ये स्ट्रक्चर शायद दिखाई थी। तो हम लोग बात किए थे कि बीच में ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, पतली हो जाती है, और जो ये मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो 2 पार्ट में धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है। तो डिवीजन अकर्स, तो वही डिवाइड होने लगता है, और बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, अभी न्यूक्लियस 2 पार्ट में बट गया, साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में बट गया, और आगे चल के यही कॉन्स्ट्रिक्ट बॉल आपस में मिल जाएगी और ये 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 डॉटर सेल्स बन जाती थी। आइए देख लेते हैं आप बाइनरी फिजन में थोड़ा सा और दिखा दूं, मैं आपको अमीबा का स्ट्रक्चर दिखा दूं। आइए देख लेते हैं अमीबा का स्ट्रक्चर। सबसे पहले बाइनरी फिजन में क्या होता है, अमीबा जो होता है, मैं थोड़ा सा अभी इसको जूम कर देता हूं, हो सकता है आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए अच्छा सा, ज़्यादा जूम करने लायक नहीं है क्योंकि फट जा रही है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले ये एक अमीबा था, ठीक है, अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, ये अमीबा था, ये एक न्यूक्लियस है। इसमें क्या हुआ,
पहले सबसे पहले ये देखिए न्यूक्लियर, अभी स्ट्रक्चर अभी बना रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है। अभी इसमें क्या हुआ, ये न्यूक्लियस क्या हुआ, दो पार्ट में बट रहा है। इसमें बाइनरी फिजन कैसे होता है ये दिखाया गया यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियस इसमें दो पार्ट में बट रहा है। अभी देखिए ये बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, ऐसे लग रहा है कोई ऐसे ऐसे कोई खींच रहा है आपस में, ठीक है, ऐसे कोई खींच रहा है। तो अभी ये स्ट्रेच हो रहा है, अभी ये दो पार्ट में बट रहा है न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस यहाँ पे बट गया। अब देखिए न्यूक्लियस एक इधर है और एक यहाँ पे है, ऊपर नीचे न्यूक्लियस बट गया। अब यहाँ से ये कॉन्स्ट्रिक्शन आपस में सट जाएगी, आपस में मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, ताकि दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो सके, डॉटर सेल्स का, सॉरी डॉटर न्यूक्लियाई नहीं, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो सके। अभी देखिए यहीं पे ये कॉन्स्ट्रिक्शन आपस में मिल गई और ये यहीं से डिटैच हो जाते हैं, ये यहीं से कट जाते हैं, ये यहीं से कट जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो ये अमीबा में बाइनरी फिजन हम लोगों ने देखा। अभी इसके बाद हम लोग बाइनरी फिजन देखेंगे, उसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस। अभी हम देखिए कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, साइटोकाइनेसिस क्या होती है, ये आपके लिए नई टर्म आ गई। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस बंटता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है। तो कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस के डिवीजन को, न्यूक्लियस के बंटवारे को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो, साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो, तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस होता क्या है, कैरियोकाइनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इक्वल होता है, बट जो साइटोकाइनेसिस जो होता है वो अनइक्वल होता है, मतलब थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, बिल्कुल इक्वल नहीं होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट आइडेंटिटी लास्ट हो जाती है, मतलब खो जाती है। आइए देखते हैं कैरियोकाइनेसिस होता क्या है। डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल, अभी मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और फिर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवीजन होती है, सेल ग्रोथ होती है, जैसे बॉडी का और पार्ट बनना होता है तो सेल डिवीजन होता रहता है। तो सेल डिवीजन जो होती है वो सेल डिवीजन भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है। और इसमें पेरेंट की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, वो खो जाती है। आइए देखते हैं इसमें फिर से हम लोग अमीबा में तो हम लोगों ने देख ही लिया है, एक बार तो देख ही लिया, फिर से दोबारा देख लेते हैं। अभी अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ आपके लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यूग्लिना में। अब यूग्लिना में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन तो होता है बट इसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। क्यों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों। क्योंकि यहाँ पे ये जो डिवीज़न हो रहा है ये बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, ना कि हॉरिजेंटल हो रहा है, ठीक है। ये देखिए जो लाइन क्रॉस कर रही है, इसे दो पार्ट में बांट रही है, ये बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल है, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट काट रही है, इसे स्ट्रेट काट रही है, ठीक है। इसीलिए यूग्लिना को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। यहाँ पे देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, फिर यहाँ से अब डिवीजन होना है तो ये धीरे धीरे सेपरेट करते करते यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से ये कट के सेपरेट होकर अलग हो जाएगा। तो ऐसे होता है बाइनरी फिजन किसमें, यूग्लिना के अंदर। अब आ देते हैं पैरामीशियम के अंदर। अभी हम लोगों ने पढ़ा पैरामीशियम, तो यूग्लिना हम लोगों ने पढ़ा, तो यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो रहा था। अभी पैरामीशियम में क्या होगा, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा, बिल्कुल ऐसे काटेगा। अभी इसमें देखिए ऐसे काट रहा था, है ना, बिल्कुल ऐसे काट रहा था, अभी ये इसमें ऐसे काटेगा, बिल्कुल ऐसे काटेगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में बिल्कुल ऐसे काटता है, ऐसे यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यहीं से कट के वो यहाँ से न्यूक्लियस अलग हुआ, साइटोप्लाज्म अलग हुआ, यहीं से कट के फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब देखिए अमीबा में क्या होता है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है। अभी हम लोगों ने अमीबा में देखा था क्यों अच्छा इसे इर्रेगुलर बाइनरी फिजन क्यों कह रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा इसे इर्रेगुलर बाइनरी फिजन क्यों कहते हैं। क्यों, क्योंकि भैया अमीबा का हमें पता है कोई शेप नहीं होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन अमीबा का कोई शेप नहीं होता। जब कोई शेप ही डिफाइन नहीं होता है दोस्तों, तो उसमें बाइनरी फिजन बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे हो सकती है, तो इर्रेगुलर होती है ना, कहीं से भी कोई भी बॉडी का पार्ट आपस में ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, सेपरेट हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ मतलब कैरियोकाइनेसिस हुई, फिर साइटोकाइनेसिस होगी और ये नया ऑर्गेनिज्म बना देगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं बडिंग। अब बडिंग में होता क्या है भैया, बडिंग देख लेते हैं। बडिंग क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज इक्वल बट साइटोकाइनेसिस इज अनइक्वल। अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले भी साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस में वहाँ पे लिखा था कैरियोकाइनेसिस इज इक्वल, ठीक है, बट साइटोकाइनेसिस इज अनइक्वल वहाँ पे नहीं लिखा था। तो यहाँ पे आ गया बडिंग में, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कैरियोकाइनेसिस तो जो होती है वो इक्वल होती है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का तो बंटवारा, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस का बंटवारा,
बिल्कुल सेम हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म इतना ज़्यादा है और यहाँ पे जो बड बनी है वो साइटोप्लाज्म थोड़ा कम है। तो बड में साइटोप्लाज्म कम है, न्यूक्लियस तो वही है, बंटवारा होकर सेम सेम न्यूक्लियस गया, बट साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न है वो साइटोकाइनेसिस जो है वो अनइक्वल है भैया, बंटवारा। ठीक है। और पेरेंट जो होता है, पेरेंट के ऊपर ये बॉडी बनती है थोड़ा सा, जिसे हम लोग बड कहते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर प्रोट्यूबरेंस निकल जाता है, उभार निकल जाता है और इसी में न्यूक्लियस चला जाता है बंटवारे के बाद, फिर ये ऐसे बड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसीलिए इसे बड कहते हैं और इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं, जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें पेरेंट सेल की आइडेंटिटी नॉट लास्ट, मतलब जो पेरेंट सेल होती है, अभी देखिए यहाँ से ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, यहीं से सेपरेट होकर अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेरेंट की बॉडी वही की वही रह गई, पेरेंट बॉडी को कोई चेंजिंग नहीं आई, इसलिए पेरेंट सेल की आइडेंटिटी क्या होती है, नॉट लॉस्ट, मतलब वो खोती नहीं है, पेरेंट अपनी जगह पे रहता है और बर्ड अपना अलग सेपरेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो आपको बर्ड्स और ये पेरेंट बॉडी कुछ ऐसे दिखेगी, ये देखिए पेरेंट बॉडी है, ये बर्ड्स निकली हुई हैं। अभी आइए देखते हैं हम लोग बडिंग किसमें, ईस्ट में देख लेते हैं। आइए ईस्ट में भी हम लोग देख लेते हैं बडिंग कैसे होता है भैया। ठीक है, बडिंग देखते हैं हम लोग ईस्ट में। अब देखिए, ये देखिए पेरेंट सेल है, ईस्ट की पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में फिर ये धीरे धीरे ये बर्ड का फॉर्मेशन, ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है अभी, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ से देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, फिर ये न्यूक्लियस से ऊपर चला गया, दो पार्ट में बट गया, यहाँ पे दो पार्ट में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है थर्ड वाले फिगर में। उसके बाद फिर फोर्थ वाले फिगर में क्या हुआ, ये बर्ड यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और जाके नया ईस्ट बना लेगी, इसे ही कहते हैं हम लोग ईस्ट में बडिंग या बडिंग इन ईस्ट, जो सैक्रोमाइसीस का मेंबर है। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ अ फिलामेंट, मतलब कोई भी फिलामेंट पार्ट पार्ट में टूट जाए उसे क्या कह देंगे हम लोग, फ्रेगमेंटेशन। फाउंड इन फिलामेंटस एल्गी, अब जाहिर सी बात है जिसमें फिलामेंट पाया जाएगा वही एल्गी फ्रेगमेंटेशन का पालन करेंगी, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी। जैसे फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एल्गी होते क्या है, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और इत्यादि में। ठीक है, अब फिलामेंटस फंजाई, फिलामेंटस फंजाई भी होते हैं। फिलामेंटस फंजाई में कौन कौन सा होता है भैया, फिलामेंटस फंजाई, फिलामेंटस बैक्टीरिया, अब देखिए बैक्टीरिया भी आप देख लीजिए, फिलामेंटस एल्गी देख लिया, बैक्टीरिया फंजाई देख लिया और बैक्टीरिया भी देख लीजिए, नॉस्टॉक, एनाबिना वगैरह वगैरह। ये है फ्रेगमेंटेशन। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है कैसे, डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू फ्रेगमेंटेशन होता है कैसे है, आपके दिमाग में एक छोटा सा व्यू बन जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले एक कोई पेरेंट बॉडी बना दी गई है, एग्जांपल लिया गया है दोस्तों, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली कोई भी ले लिया गया है। इसमें पार्ट पार्ट में ये देखिए टूट टूट रहा है, ये देखिए 3 पार्ट में टूट गया। अब यही पार्ट टूट के आपस में क्या हो जाएंगे, फिर आगे चल के क्या बना लेंगे, नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, और यही होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ खास समझना नहीं था, बट आपको मैंने दिखा दिया, आपको मैंने समझा दिया। अभी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी एसेक्सुअल मेथड है एक रिप्रोडक्शन का, ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में जो होता है वो अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड में क्या हो सकता है, अंडरग्राउंड में क्या क्या हो सकता है, ट्यूबर होता है, ट्यूबर किसका होता है, आलू का होता है। राइजोम, जिंजर का राइजोम हो सकता है। जमी कंद का कॉर्न हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा और जूम इन कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। देखिए, नेचुरल में क्या क्या हम लोग देखेंगे, अंडरग्राउंड में ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न, बल्ब। अब किसका है ये आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्लैक पेन से। अब देखिए, अंडरग्राउंड भी होता है, सब एरियल भी होता है, बर्ड्स भी होता है और बल्बेल्स भी बनते हैं। तो सब एरियल के थ्रू क्या क्या होता है, हमने अंडरग्राउंड देख लिया, सब एरियल के थ्रू क्या क्या होता है, रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट। और नेचुरल में फिर बर्ड्स के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। जैसे बर्ड्स किस में बनती हैं भैया, ब्रायोफिलम में होता है, जिसे आपने शायद अजूबा प्लांट भी कहते हैं। तो ब्रायोफिलम में बर्ड्स के थ्रू होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अच्छा, वेजिटेटिव का नाम क्यों पड़ा होगा, जिसमें कोई वेजिटेटिव पार्ट भाग ले, हिस्सा ले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट का जब कोई वेजिटेटिव पार्ट हिस्सा लेता है तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या है, बल्बिल। बल्बिल भी बनता है, मैं आगे बताऊंगा बल्बिल कहाँ बनता है। अब देखिए, नेचुरल के बाद हम लोग देख लेते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या क्या होता है, कटिंग होती है, लेयरिंग करा सकते हैं, ग्राफ्टिंग करा सकते हैं, टिश्यू कल्चर के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाया जाता है।
ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक छोटा छोटा सा टॉपिक और आ रहा होगा, ये सब एरियल का मतलब होता है क्या है। सब एरियल, एरियल का मतलब थोड़ा सा हवा में होता है, सब का मतलब थोड़ा सा, तो सब एरियल का मतलब होता है थोड़ा सा ज़मीन में और थोड़ा बाहर। वो जो स्टेम रहेगा वो थोड़ा सा ज़मीन में रहेगा, थोड़ा सा बाहर। दोस्तों ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए देखते हैं फिर इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन में नेचुरल में क्या क्या होता है। जैसे हम लोगों ने देखा अभी राइजोम, अंडरग्राउंड मेन स्टेम। अब देखिए राइजोम होता क्या है, अंडरग्राउंड मेन स्टेम। जो मेन स्टेम होती है वो क्या हो जाती है, वो अंडरग्राउंड हो जाती है। ठीक है, मेन स्टेम जो होती है वो अंडरग्राउंड हो जाती है। और उसके बाद फिर विच ग्रोज पैरेलल टू द सरफेस। अब देखिए सरफेस के पैरेलल में जाती है, मतलब अगर ये आपकी सरफेस है तो इसके पैरेलल में ही जाएगी, मतलब इसके हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगी, इसके वर्टिकल नहीं जाएगी, इसके पैरेलल ही जाएगी ये जो ग्रोथ होगी। ठीक है, अब ये होता है क्या है, जैसे एग्जांपल आप समझिए, ये देखिए सॉयल सरफेस है, सॉयल सरफेस है, सॉयल सरफेस ये मैंने एक लाइन ले लिया गया है। उसके बाद फिर ये बनाया गया है, ये जिंजर को बनाया गया है, टर्मेरिक ले लीजिए, लोटस ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे जिंजर बनाया गया है। तो आप जिंजर देख लीजिए, ये जो भी अच्छा, आप मैं स्ट्रक्चर पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा जूम इन करके, जूम आउट करके मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे ये नोट्स बनी हुई हैं, आपको अगर दिख रहा हो, ये जिंजर की जो लाइंस हैं, ये क्या है, नोट्स हैं, है ना। और ये जो छोटी छोटी सी स्टेम के बिल्कुल एकदम एपिकल पे पाई जा रही है, वो क्या है, ये बर्ड्स हैं सारी। ठीक है, अभी इसके बाद फिर आपने देखा होगा यहीं से थोड़ा थोड़ा सा पतला पतला सा फिलामेंटस पार्ट निकला होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट। इसे कौन सी रूट कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि ये स्टेम से निकली गई है इसलिए इसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये है जिंजर। ठीक है, अभी आपने जिंजर नहीं देखा है तो आप जाइए मार्केट में, देखिए, लेके आइए, उसे देखिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये देखिए हम लोगों ने जिंजर लिया, अभी यहाँ से ये देखिए, ये जो अभी हम लोगों ने बताया नोट्स क्या होती हैं, नोट्स हम लोगों ने देखा, जो लाइन दिख रही थी वो नोट्स थी। तो नोट्स से ही क्या निकलती हैं, स्केली लीफ भी निकलती हैं, नोट्स से ही स्केली लीफ भी निकल जाती हैं। और यहीं पर जो बर्ड्स थी वो बर्ड्स आगे ग्रो करके क्या बना लेती हैं, वो धीरे धीरे नया जिंजर बना लेंगी। यही बर्ड्स अगर हम कहीं लगा देते हैं तो। अब स्केली लीफ क्या होती है, नोट्स पर जो छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया आपको नोट्स, यहाँ पे अभी मैंने ये लाइन बताई थी आपको, नोट्स बताया था ना, ये नोट्स जो थी यहीं पे ये थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से क्या पाए जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, स्केली लीफ कह देते हैं। ठीक है, स्केली लीफ, नोट्स पर छोटे छोटे हेयर। और हम लोगों ने बर्ड्स भी देख लिया। अब इसके बाद हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन में फिर देखते हैं नेचुरल में ट्यूबर। ठीक है, आइए देखते हैं ट्यूबर होता क्या है। सबसे पहले एडजस्ट करना पड़ जाता है बार बार। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नेचुरल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्यूबर किस में पाया जाता है। अच्छा मैंने इसका एग्जांपल नहीं बताया, आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि राइजोम किस में पाया जाता है, जिंजर, टर्मेरिक, लोटस, बनाना, इटिसी। जिंजर, टर्मेरिक, लोटस और बनाना में पाया जाता है कौन, राइजोम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत ट्यूबर कहाँ पाया जाता है, पोटैटो का ट्यूबर होता है, पोटैटो में ट्यूबर पाया जाता है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं डायग्राम में भी। टर्मिनल स्वेलिंग ऑफ द लेटरल ब्रांच ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। जो टर्मिनल स्वेलिंग होती है किसी भी अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन के अंदर कोई स्टेम है तो अंडरग्राउंड स्टेम में अगर टर्मिनल स्वेलिंग हो रही है, मतलब लेटरल ब्रांच कोई है उससे निकली हुई है, साइड में कोई ब्रांच निकली हुई है, उसमें कोई टर्मिनल स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग अच्छा क्यों होगी, फूड स्टोर कर लेगा तो स्वेलिंग हो जाएगी। अभी जैसे आपने देखा होगा कि जो आलू होता है उसमें ये देखिए बर्ड्स निकली रहती है ना, अगर इन्हीं को हम काट काट के यहाँ से काट काट के अगर लगा दें कहीं ज़मीन में और पानी देते रहे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन वगैरह दे दें, मतलब इसलिए न्यूट्रिएंट देते रहे तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रोथ करके एक प्लांट बना लेगा। अब देखिए ये स्टेम था, स्टेम थोड़ा अंडरग्राउंड हुआ, अंडरग्राउंड स्टेम से फिर ये लेटरल ब्रांच निकली है, देख रहे हैं आप, इधर भी लेटरल ब्रांच, इधर भी लेटरल ब्रांच, इधर भी लेटरल ब्रांच। ये जो लेटरल ब्रांच निकल रही है यहीं पे फिर ये धीरे धीरे ये फूड स्टोर करके खाना स्टोर करके क्या हो जा रहा है, फूल जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रही है। ये देखिए मैंने लिखा भी है, खाना भर भर के फूल जाता है, तो इसे क्या कह देते हैं हम लोग, ट्यूबर कह देते हैं, जो पोटैटो में खासकर अच्छे तरीके से देखने को हमें मिल जाता है। नोड जो होते हैं, नोड से ही फिर ये एक्सिलरी बड निकल जाती हैं, ये जो नोड होता है नोड पे ही एक्सिलरी बड निकल जाती है, वही आगे ग्रोथ करके नया क्या बना लेती है, ट्यूबर बना के फिर पोटैटो का फॉर्मेशन कर लेती है, पोटैटो का प्लांट बना लेती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर से वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंतर्गत नेचर में हम लोग बल्ब भी बना लेते हैं, बल्ब के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है भैया, बल्ब के थ्रू भी होता है। आइए देख लेते हैं बल्ब के थ्रू किस में होता है, ऑनियन में होता है, लिली में होता है, गार्लिक में होता है और
अभी कह सकते हैं कि फैमिली कौन सी है, लिलिएसी। लिलिएसी की फैमिली जितने भी मेंबर है उसमें क्या होता है, बल्ब के थ्रू होता है। ऑनियन, लिली, ये सब किसके मेंबर हैं, लिलिएसी के। इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्याज होती है, ऑनियन होता है, प्याज जो होती है उसके नीचे का डिस्क लाइक रहता है। स्केली लीव्स बिकम फ्लेसी एंड स्टोर्ड फूड। अब इसमें जो ये लीव्स बाहर वाली होती हैं, अभी यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। इसमें देखिए ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड्यूस्ड डिस्क स्टेम, इसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद फिर इसमें जो स्केली लीफ, साइड साइड से जो लीफ निकलती हैं, स्केली लीफ बोल देते हैं इन्हें। और यहीं से आप देखेंगे तो जब आप कभी प्याज देखेंगे, जब नमी वगैरह रहती है, बारिश का मौसम रहता है, तो प्याज आप बीच से काटते होंगे तो आपको यहाँ बीच में ये ग्रीन कलर की दिखेगी, साइड में ग्रीन कलर की दिखेगी। तो बीच में जो ये ग्रीन कलर का जो लीफ दिखता है, जो बड दिखता है, उसे क्या कहते हैं, एपिकल बड कह देते हैं। और इसी के साइड साइड में जो बड निकली रहती है, यही आगे चल के लीफ पर, इसके लिए लीफ को फॉर्मेशन कर देती है, फ्लैसी लीफ बन जाती है, फूड स्टोर कर करके, खाना स्टोर कर करके। इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड्स कह देते हैं। ये ऑक्सिलरी बर्ड्स आगे चल करके क्या बनाती हैं हम लोग, स्केली लीफ, और उसमें फूड स्टोर कर करके स्केली लीफ पूरा बना देती हैं, और ये फूल जाता है, और ये पूरा फूल जाता है, जिसे हम लोग बल्ब कहते हैं। बल्ब की तरह दिखने लगता है, इसलिए हम लोग इसे बल्ब कहते हैं। किसके किसके मेंबर में होता है, लिलिएसी के मेंबर में होता है, ऑनियन, लिली एंड गार्लिक। ये अभी जो बना है ये ऑनियन बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, नेचुरल में, कॉर्म। कॉर्म किसके थ्रू होता है भैया, कॉर्म में क्या क्या होता है, हाँ, तो कॉर्म में क्या क्या होता है, एलोकेशिया के मेंबर में होता है, कोलोकेशिया के मेंबर में होता है, एमॉर्फोफेलस में होता है, जिसे हम लोग जमीकंद भी कहते हैं, और ग्लैडियोलस में होता है, कॉर्कस में होता है, जिसे वो सेफ्रॉन कहते हैं हम लोग, ठीक है। अभी आपको ये अरबी की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये अरबी बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है, अरबी बोलते हैं हम लोग इसे। अब इसमें होता क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ग्रो परपेंडिकुलर टू द सॉयल सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सॉयल सरफेस, बिल्कुल अगर ये सॉयल सरफेस ऐसे जा रही है तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होती है, ग्रो करती है। बट एक इसमें सस्पेंस है, क्या आपको पता है, ये देखिए, ग्रो तो करती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ग्रो करती है, बट ऊपर की तरफ नहीं, बिलो द सॉयल सरफेस, बिलो द सॉयल सरफेस, मतलब ऐसे ग्रो करेगी। यहाँ पे सॉयल सरफेस में लगी है तो ऐसे ग्रो करेगी, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे नोट्स थी, स्केली लीफ थी, ये बड बन रही है, लेकिन कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है, नीचे बन रही है, नीचे बन रही है। ये सॉयल सरफेस है, ये देखिए ये सॉयल सरफेस है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सॉयल सरफेस है, बट यहाँ पे ये नीचे की तरफ ग्रो करती है, ठीक है, ग्रो परपेंडिकुलर टू द सॉयल सरफेस। और आपके दिमाग में एक चीज़ और आया होगा, एमार्फोफेलस क्या होता है, तो एमार्फोफेलस के बारे में एक छोटी सी बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलेस्ट फ्लावर इन द प्लांट किंगडम, एमार्फोफेलस जो होता है वो, उसका जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, टॉलेस्ट होता है। किसमें, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे टॉलेस्ट फ्लावर किसका होता है, एमार्फोफेलस। अभी फिर हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ही हम लोग देखने वाले हैं रनर क्या होता है। रनर के थ्रू कौन कौन रिप्रोड्यूस करता है। अब रनर आपने देखा होगा, कुछ घासें ऐसी होती हैं जो लंबी लंबी होती हैं, जब हम लोग एक सिरे से पकड़ के उखाड़ते हैं तो वो लंबी दूरी तक जाती हैं, और वही होते हैं रनर, ठीक है। उसमें होता क्या है, लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं। अब आपने देखा होगा एक घास यहाँ लगी है तो एक घास यहाँ लगती है, एक जड़ यहाँ पे रहती है, उसका हम लोग उखाड़ते हैं, यहाँ से जाता है यहाँ तक है, ठीक है। ये बीच में जो होता है ये इंटरनोड होता है, दो नोड्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड। जैसे मैं देखिए येलो कलर है, ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये नोड रहा, ये देखिए मेरा ये नोड रहा, और ये येलो कलर यहाँ से ये इंटरनोड जा रही, फिर यहाँ पे मैंने एक और प्लांट बना दिया, यहाँ पे एक एडवेंटिशियस रूट, या यहाँ पे कोई भी रूट, यहाँ पे एक रूट, ठीक है। और बीच में जो येलो कलर दिख रहा है ये क्या है, पूरा इंटरनोड है, ठीक है। तो लॉन्ग इंटरनोड, लंबी लंबी इंटरनोड पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो होता है इनका टेरेस्ट्रियल होता है, वो पानी में नहीं पाए जाते, हवा में नहीं पाए जाते। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस हैं, ऑक्जेलिस हैं, स्ट्रॉबेरी है। अब आप देख लीजिए थोड़ा रनर। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरी का जो डायग्राम बनाया गया है, स्ट्रॉबेरी के आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो लंबा लंबा दिख रहा है, ये जो लंबा लंबा, ये इंटरनोड्स हैं सारी, ठीक है। और इन्हें हम लोग रनर कहते हैं। इसमें होता क्या है, कोई भी एक प्लांट जैसे यहाँ पे ग्रो किया, अब यहीं से एक स्टेम निकली, और ये धीरे धीरे जमीन के थ्रू जा रही, और फिर यहीं कहीं पे दूरी पे जाके, बहुत दूर जाके फिर से इसने एक नया प्लांट बना दिया, तो इसे ही क्या कह देते हैं हम लोग, रनर कहते हैं। और इसी के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सकर क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा और जूम इन करना पड़ेगा,
आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सकर में क्या होता है। अंडरग्राउंड ब्रांच ऑफ मेन स्टेम ग्रोज, मतलब मेन स्टेम का जो अंडरग्राउंड ब्रांच है वो क्या करने लगती है, ग्रो करने लगती है। हॉरिजेंटली एंड कम्स आउट द सॉइल ऑब्लिकली, मतलब हॉरिजेंटल ग्रो करती है, मतलब सॉइल सरफेस ऐसे जा रही है तो ये भी ऐसे ही ग्रो करेगी। देखिए सॉइल सरफेस है, नीचे अंडर स्टेम जो है वो ग्रो कर रही थी नीचे सॉइल के अंदर, फिर वो कहीं से निकल गई, दूरी पे जाके निकल गई, इसे क्या कह देते हैं हम लोग, सकर कह देते हैं। लेकिन ये स्टेम ही होती है दोस्तों। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम ही होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सकर बनाया गया है, कौन सा है ये, क्राइजैंथेमम, क्राइजैंथेमम, क्राइजैंथेमम बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सकर ये नीचे से जाके ग्रो कर गई। बनाना है, पाइनएप्पल है, क्राइजैंथेमम है, सकर, इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जो मेन स्टेम होती है अंडरग्राउंड, वहाँ से लेटरल ब्रांचेज निकलती रहती हैं और इस साल सरफेस से कहीं पे जाके निकल जाती हैं बाहर, इसे ही कहते हैं हम लोग सकर। यही होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद फिर नेचर में देख लें हम लोग ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट के थ्रू क्या क्या होता है भैया, शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट होता है, एट नोड्स एक्वाटिक प्लांट्स होता है, रोजेट ऑफ एट नोड्स के नोड्स पे क्या पाया जाता है, ऑफसेट्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो वो शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट में पाए जाते हैं। और नोड्स पे क्या होता है, रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स, मतलब जो नोड पॉइंट होंगे वहाँ पे क्या पाया जाएगा, ढेर सारा, वहाँ पे ढेर सारा क्या पाया जाएगा, रोजेट ऑफ लीव्स, ढेर सारी लीव्स पाए जाएंगे, एंड टफ्ट ऑफ रूट्स, ढेर सारे रूट्स के फाइबर पाए जाएंगे। और ये क्या किस में पाया जाता है, वाटर हायकिंथ में पाया जाता है, आइकॉर्निया में पाया जाता है, वाटर लेट्यूस में पाया जाता है, जिसे हम लोग पिस्टिया के नाम से जानते हैं। रोजेट का मतलब होता है एक जगह से ढेर सारी पत्तियों का निकलना, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए वाटर हायकिंथ बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, एक जगह पे टफ्ट पाया जाता है, यहीं से रूट निकल रही है, यहीं से ढेर सारी लीव्स भी निकली रहती हैं। और इसमें होता क्या है कि ये देखिए ये कहीं पे और आगे ग्रो करके, ये देखिए यहाँ पे कहीं पे ग्रो करके क्या बना लेंगी, ऑफसेट बना लेंगी, इसे ही हम लोग ऑफसेट कहते हैं। इस डायग्राम में आपको ज़्यादा क्लियरिटी दिखेगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो एक टफ्ट ऑफ रूट से एक टफ्ट ऑफ रूट तक बीच में जो गैप है, जो इंटरनोड है, इसे ही कहते हैं हम लोग ऑफसेट कहते हैं। तो ऑफसेट के थ्रू भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाटर हायाकिंथ, वाटर हायाकिंथ के बारे में बहुत ही चीज़ें अच्छी हैं। टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है इसे। ये होता क्या, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आइकॉर्निया क्रेसिपस होता है। वाटर हायाकिंथ को हम लोग साइंटिफिकली क्या कहते थे, आइकॉर्निया क्रेसिपस कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, वाटर हायाकिंथ होता क्या है, सबसे पहली बात इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमें जानना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इन्वेजिव वीड होता है। इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, इन्वेजिव का मीन यहाँ पे आप ऊपर देख लीजिए, मैं बता भी रहा हूँ। इन्वेजिव का मतलब होता है बहुत रैपिडली फैलता है, बहुत जल्दी से जल्दी फैलता है, लोकल प्लांट्स को जीने नहीं देता है। वीड का मतलब होता है मीन्स अनवांटेड प्लांट, मतलब आप आपने समझ गए होंगे इन्वेजिव वीड होता क्या है, मतलब जो अनवांटेड होता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। इंट्रोड्यूस्ड बाई यूरोपियंस फॉर ब्यूटीफुल लीफ एंड फ्लावर्स, ये यूरोपियंस के द्वारा लाया गया था, क्योंकि इसके पास बहुत ही ब्यूटीफुल लीफ होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं, इसीलिए ये यूरोपियों के द्वारा लाया गया था। ग्रोज इन स्टैंडिंग वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पे वाटर पानी रुका हुआ होता है, बस ये वहीं पे ग्रो करता है, बहते हुए पानी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, फ्लोइंग वाटर में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अभी देख लेते हैं हम लोग नेचर में स्टोलन। स्टोलन क्या होता है, सॉफ्ट बेसल ब्रांच होती है, ग्रोज इन एयर फॉर सम टाइम, मतलब एयर में ग्रो करती है थोड़ा कुछ समय के लिए एयर में ग्रो करती है दोस्तों। देन फॉर्म्स आर्क एंड टचेस ग्राउंड, कुछ बार में फिर आर्क बना लेती है, मतलब नीचे की तरफ झुक जाती है, और क्या बना लेती है, वो धीरे से एक ब्रांच बनाने लगती है, एक नया प्लांट बनाने लगती है। अभी एग्जांपल क्या होते हैं, जैस्मिन और मिंट। जैस्मिन अपनी खुशबू के लिए बहुत फेमस है दोस्तों, जैस्मिन। मिंट पुदीना जो हम लोग कहते हैं, पुदीना भी में भी ये पाया जाता है। इसमें होता क्या है, ये जो ब्रांच है, ये देखिए यहाँ पे एक प्लांट था, यहाँ से ब्रांच निकली, ये धीरे धीरे एयर में गई, कुछ तरफ ऊपर की तरफ रही, फिर नीचे आई, फिर ग्रो करके नया प्लांट, फिर ग्रो करके नया प्लांट, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टोलन के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अभी देखते हैं हम लोग बर्ड्स के थ्रू कैसे होता है। बर्ड्स जो होती है वो नॉन एडवेंटिशियस बर्ड होती है, एट नोड पे ही वो बर्ड बनती है, वो नॉन एडवेंटिशियस बर्ड होती है। एडवेंटिशियस बर्ड भी बनती है जो अदर देन नोड होती है, मतलब नोड के अलावा कहीं पे भी बन जाए वो एडवेंटिशियस बर्ड होती है। अब नॉन एडवेंटिशियस बर्ड पाई किस में जाती है, शुगर केन में पाई जाती है, जैसे आपने देख लीजिए यहाँ पे। और फिर उसके बाद अदर देन नोड के अलावा एडवेंटिशियस बर्ड कहाँ पाई जाती है, मतलब एडवेंटिशियस बर्ड हम लोग कहते हैं किसके, जो नोड के अलावा बनती हो, नोड पे ना बनती हो। कहाँ पाई जाती है, रूट में पाई जा सकती है, लीफ में पाई जा सकती है, इंटरनोड ऑफ स्टेम में पाई जाती है। रूट में कहाँ पाई जाती है, जिसे हम लोग रेडिकल बर्ड कहते हैं। कहाँ पाई जाती है, स्वीट पोटैटो, डहेलिया एक फ्लावरिंग प्लांट है, और स्वीट पोटैटो को हम लोग शकरकंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
लीफ बड किस में बनती है, जिसे हम लोग फोलियर बड कहते हैं। लीफ बड को हम लोग फोलियर बड कहते हैं। बनती किस में है, ब्रायोफिलम। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ब्रायोफिलम में ये देखिए पत्ती के ऊपर बन गया है, एडवेंटिशियस बड बोलते हैं इसे। ब्रायोफिलम के पत्ती के ऊपर एडवेंटिशियस बड बन जाती है, ठीक है। तो इंटरनोड ऑफ स्टेम जिसे हम लोग कहते हैं कैलिन बर्ड कहते हैं, जिसमें किसमें पाया जाता है, पपाया में। से बहुत साफ साफ देखने को पड़ेगा कहाँ पे बर्ड बनता है, जो इंटरनोड का मतलब होता है नोड्स पे ना बने, नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में बने। जैसे आप पपाया में देखेंगे कहीं से भी फ्लावर निकल जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग कैलाइन बर्ड कहते हैं, ठीक है, कैलाइन बर्ड कहते हैं। पपाया में पाया जाता है, जैक फ्रूट में पाया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग बल्बिल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अब बल्बिल क्या होता है। बल्बिल के थ्रू किसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, फ्लैसी एरियल बर्ड्स होती हैं। फ्लैसी एरियल बर्ड्स को हम लोग बल्बिल कहते हैं। अच्छा, ये फ्लैसी कैसे हो जाती होंगी, फूड का स्टोरेज कर करके, खाना खा करके, खाना अपने अंदर भर भर के। फ्लैसी फ्लोरल बर्ड्स, एगेव। अच्छा, ये एगेव एक एग्जाम्पल लिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं सेंचुरियल प्लांट। मतलब ये 100 सालों तक, 100 सालों से भी ज़्यादा रहता होगा। सेंचुरियल प्लांट का मतलब 100 साल, कम से कम 100 साल। तो 100 सालों तक ये ऐसे डोरमेंट फेज में ऐसे डोरमेंट बड बना लेता है, जिसके थ्रू वो 100 साल तक जिंदा रह जाता है। ये डोरमेंट बड बना लेता है, कैसे, खाना स्टोर कर करके, फूड स्टोर कर करके ये फ्लैसी बना लेता है, ठीक है। तो फ्लैसी बड बना लेता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, बल्बिल। और ये हवा में बनाता है, कोई जमीन के अंदर नहीं बनाता है, ठीक है। एरियल मतलब ये जो बर्ड्स रहेंगे वो एयर में रहेंगी। और इसमें एग्जांपल क्या होते हैं, लिली, डायोस्कोरिया, ऑक्जेलिस, पाइनएप्पल, ये सारे इसके एग्जांपल हैं जो बल्बिल के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। अब देखिए हम लोग कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर या माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो प्रोपागेशन के थ्रू किस किस में वेजिटेटिव प्रोपागेशन कराते हैं, आइए देखते हैं। जैसे गुलाब होता है, शुगर केन होता है, हम लोग काट पीट के लगा देते हैं। किसी का फूल अच्छा है, किसी का रूट अच्छा है, तो हम लोग फूल वाले स्टेम को लाते हैं, फूल वाले ब्रांच को लाते हैं, कट करके अच्छे से ग्राफ्ट करके लगा देते हैं। और इसमें फिर कटिंग में क्या होता है, कट करके वही लगा दिया। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, लेयरिंग में क्या होता है, ब्रांच के एक हिस्से को जमीन के अंदर कर देते हैं, मतलब ब्रांच के एक हिस्से को जमीन के अंदर कर दिया और वो नया प्लांट बना ले, इसे कह देते हैं हम लोग लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, अच्छा अभी हम लोगों ने गुलाब में देखा और ग्राफ्टिंग में देखा, तो कटिंग और ग्राफ्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। कटिंग में क्या होता है, कट करके ले आके लगा देते हैं, ठीक है। और ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी का फूल अच्छा है, किसी का प्लांट अच्छा है, तो उसमें करते क्या है, काट के ले आते हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए गमले में फिर लगाया गया प्लांट, कहीं स्टेम दूसरे का है, रूट किसी दूसरे का है, ले आके लगाते हैं। फिर उसमें कुछ ट्यूब लगाते हैं, कुछ थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स लगा देते हैं, उसके बाद उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। सूट किसी और का, रूट किसी और का, तो हम लोग उसे ग्राफ्टिंग कराते हैं। तो इसमें टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जेली होती है, जेली के अंदर ही प्लांट का ग्रो कराते हैं हम लोग, इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। ये हम लोग आगे देखेंगे कि माइक्रो प्रोपागेशन होता कैसे, टिश्यू कल्चर होता कैसे। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं, चूँकि थोड़ा सा स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो जल्दी एनसीईआरटी देख लेते हैं। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, आप एनसीईआरटी अगर रीड करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी आप लोग भी जरूर रीड किया करिए, ठीक है। इन दिस मेथड एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता क्या है, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। एज ए रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल एंड वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी। अभी मैंने आपको बताया था फोटो कॉपी होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, एंड और दिस इज लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड और डिफ्रेंशिएट द टर्म क्लोन इज यूज्ड। अभी मैंने बताया था हम लोग एनसीईआरटी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी से हो सकता है हम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ लें, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। हम जो एनसीईआरटी में रहेगा हम लोग उसका एक एक पॉइंट पढ़ लिए हैं, मतलब हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, अब हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं। तो टर्म क्लोन इज यूज्ड, तो हम लोगों ने बताया कि जो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं उन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि लेट अस सी हाउ वाइडस्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, हम लोगों ने पढ़ लिया है। एंड इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, देख लीजिए प्रोटिस्टा और मोनेरा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द ऑर्गेनिजम्स आर द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू वन into two give rise to new individuals. Thus in these organisms cell division is itself a mode of reproduction। हम लोगों ने बताया था मोनोरा प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवीजन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और भी है एनसीईआरटी,
तो एनसीईआरटी की लाइन है मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइंडिंग फिजन, हम लोगों ने बता दिया बाइंडिंग फिजन 2 हाफ्स पार्ट में टूट जाता है और डिवीजन इज अनइक्वल स्मॉल बर्ड्स। अच्छा बर्ड्स में क्या होता है, हम लोगों ने बताया था बर्ड्स में क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है कि मतलब कैरियोकाइनेसिस अलग होती है, साइटोकाइनेसिस अलग होती है। कैरियोकाइनेसिस में सेम होता है बट साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का बंटवारा सेम नहीं होता है, ये बताया गया। और देखिए इंसिस्टेशन, अभी मैंने बताया था अमीबा अपने ट्रिपल लेयर्ड बना लेता है, उसे हम लोग कहते हैं इंसिस्टेशन। जब फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में इंसिस्टेशन करता है बट जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इंसिस्टेशन को एक्ससिस्टेशन करा देता है, मतलब वो वॉल को तोड़ देता है, ठीक है। और होता क्या है फिर, व्हेन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स इंसिस्टेशन, हम लोगों ने बताया था फिर फिजन प्रोड्यूसेस मेनी माइन्यूट अमीबा एंड स्यूडोपोडियोस्पोर्स, स्यूडोपोडियोस्पोर्स के द्वारा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट, सिस्ट वॉल फट जाती है एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड एंड सराउंडिंग इन द मीडियम ग्रो ऑफ मेनी एनमी, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। हम लोगों ने बताया स्पोरुलेशन कहते हैं किसको, जब स्पोर बाहर चले जाते हैं तो इस स्यूडोपोडियोस्पोर बाहर चले गए तो उसे क्या कह दिया हम लोगों ने, स्पोरुलेशन कह दिया, ठीक है। Members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproduction structure. The most common of these structures are zoospore. हम लोगों ने जूस्पोर भी देखा, उसमें फ्लैजिला पाया जा रहा था, वो मोटाइल हो रहा था, बाकी ढेर सारी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन देखी, आप वीडियो में देख सकते हैं पीछे। दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, ये मोटाइल होते हैं क्यों, फ्लैजिला, ड्यू टू फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसमें। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, हम लोगों ने पढ़ लिया पेनिसिलियम में, बर्ड्स भी पढ़ लिया हम लोगों ने हाइड्रा में, जेम्यूल्स भी हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है बट इस पंच में हम लोग पढ़ लेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास, व्हाट डू, ये फर्स्ट ईयर में बात कर रहा है, 11th की बात कर रहा है। व्हाई डू यू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई डू यू सो से, आपने देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ टाइप। तो दोस्तों क्या होता है कि इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें वेजिटेटिव पार्ट हिस्सा ले रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में। तो यस, व्हाई डू यू सो थे, तो हम लोगों ने पीछे बता दिया है कि क्यों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफ स्प्रिंग, अभी आपने पढ़ा कि क्लोन हम लोगों ने यूज करते हैं, तो बिल्कुल यस, क्यों नहीं कर सकते भाई। वाइल इन एनिमल्स एंड अदर देन सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली, बिना किसी कंफ्यूजन के यूज किया जाता है, क्योंकि भैया क्लोन का फॉर्मेशन होता है। इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन प्लांट्स। द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया है कि रनर किस में बनता है, ग्रासेस में बनती है, बल्ब किस में बनता है, ऑनियन गार्लिक में बनता है, ऑफसेट किस में बनता है, आइकॉर्निया में बनता है, ट्यूबर किस में बनता है, पोटैटो में बनता है, सकर किस में बनता है, बनाना में, पाइनएप्पल में या क्राइंजेंथिमम में बनता है, राइजोम किस में बनता है, टर्मेरिक या जिंजर में बनता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपागेल्स इन्हें बोलते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, इन स्ट्रक्चर्स को वेजिटेटिव प्रोपागेल्स बोलते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अभी इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। अभी क्या होता है, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, मतलब इनमें टू पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, दो लोगों की जरूरत नहीं होती है, मेल या फीमेल की, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपलसरी होता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स अप इनटू डिस्टिंक्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेगमेंट्स में पढ़ रहे थे, तो फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू द एडल्ट्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, हाइड्रा में होता है फ्रेगमेंटेशन। दिस इज ऑल्सो मेड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, हम लोगों ने पढ़ लिया है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ द वाटर बॉडीज आर अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, हम लोगों ने टेरर ऑफ बंगाल के भी जाने, किसके थ्रू होता था, किसके द्वारा होता था, कौन इसका लिए रीजन था, कौन इसके लिए मेन कारण था, वाटर हायाकिंथ, ठीक है, इसका हम लोग नाम लिए थे वाटर हायाकिंथ, टेरर ऑफ बंगाल। क्या हुआ था उसमें, अच्छा मैं आपको एक बार बता दूं होता क्या उसमें, जो वाटर हायाकिंथ था वो क्या था, इन्वेजिव वीड था, हम लोगों ने बताया था वो बहुत जल्दी ग्रो करता है और अगल बगल के प्लांट को जीने नहीं देता, हम लोगों ने देखा था कि उन लोगों को मार देता था, ठीक है, प्लांट को जीने नहीं देता था। तो होता क्या है, तो उसकी वजह से सारे ऑक्सीजन की डेफिसिट हो जाती थी और कोई प्लांट जिंदा नहीं रह पाता था, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो इसे साफ कैसे किया जाता है इन्वेजिव वीड को,
चूँकि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी कम समय में बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है ये जो वाटर हायाकिन्थ है, जिसमें इसे साफ़ कैसे किया जाता है, तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो इसे चॉप करती हैं, मतलब काट देती हैं छोटे छोटे पार्ट में, एकदम चॉप करती हुई निकाल देती हैं। मतलब ये इसे काटते हुए निकाल देती हैं, क्योंकि ये इन्वेसिव बीड है तो बहुत लंबा लंबा निकलता है ये दोस्तों, बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये एक खींचेंगे आप तो बहुत लंबा तक आता रहेगा। तो इसे बड़ी बड़ी मशीनें से चॉप करती हैं, इसे काट के निकालती रहती हैं। तो ऐसे इसकी सफाई की जाती है वाटर हायाकिन्थ की। यही हुआ था टेट्रा बंगाल में। तो बंगाल में हुआ क्या था, ये ढेर सारे बीड्स फैल गए थे, तो इसे टेट्रा बंगाल कहा गया था। तो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बाकी सारे प्लांट मर गए थे, डिस्ट्रॉय हुए थे। दिस इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर हायाकिन्थ, हमने को ने बताया, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव बीड। क्या होता है इन्वेजिव बीड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज द स्टैंडिंग वाटर, ये और मैंने बताया था कि स्टैंडिंग वाटर में होता है, कभी स्टैगनेंट वाटर में होता है, रुके हुए पानी में होता है, कभी बहते हुए पानी में नहीं पाया जाता, बह नहीं जाएगा। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, मतलब वाटर से, अभी मैंने बताया वाटर से ऑक्सीजन की कमी कर देता है, सारा ऑक्सीजन यही ले लेता है। विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेज, फिशेज मर जाती हैं, सारी मछलियाँ मर जाती हैं, अदर प्लांट रहेंगे वो भी मर जाएंगे। जब ऑक्सीजन नहीं बचेगा और कोई लेगा ही नहीं, सारा खाना आप ही अकेले खा जाओगे, किसी को मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, मर जाएंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14, इसके बारे में आप और जानेंगे। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। कौन लाया था, अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैंने पीछे बताया कि कौन लेके आया था, किस देश के लोग लेके आए थे। शेप ऑफ लीव्स, ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, ब्यूटीफुल शेप होता है इसका। सिंस इट कैन प्रोपागेट वेजिटेबली एट अ फिनोमिनल रेट, बहुत जल्दी फैल जाता है, स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, इसलिए बहुत जल्दी छुटकारा नहीं मिलता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है ये दोस्तों। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं इसको और दिखाता हूँ आपको, तो अभी मेरे पास है मौका, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। होता क्या है, आर यू, आइए देखते हैं एनसीईआरटी अलग। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बडिंग के थ्रू होता है भैया, कटिंग के थ्रू होता है। शुगर केन आपने पढ़ा था, कटिंग कट करके लगा रहे थे, नोड्स पे आ रही थी, बर्ड्स निकल रही थी नोड के ऊपर। बनाना, जिंजर, डहेलिया एंड कल्टिवेटेड। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज। पोटैटो, अरे नहीं कहते हैं आलू में आँख आई है, उसी बर्ड्स को ही कहते हैं हम लोग। फ्रॉम द rhizomes of the banana and ginger. Why, when you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arises from the nodes present in the modified stem of these stems. When the nodes come in the contact with the damp soil of the water, they produce roots. The new plant similarly adventitious buds arises from the nodes present on the margins of the leaf. Bryophyllum, मैंने bryophyllum के बारे में बताया था। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है दोस्तों, इससे आप लोग बिल्कुल स्किप ना करिएगा। ये क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, इन ऑल द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। आपने देखा था हम लोग उसे क्लोन कह रहे थे, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली डिफरेंट, तो बिल्कुल नहीं होते भैया, क्लोन होते हैं तो डिफरेंट कहाँ से, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम होते हैं। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस मे आर मे नॉट बी आइडेंटिकल, मे नॉट तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल क्लोन है तो नॉन ऑफ द अबव, तो पहला ही ऑप्शन सही आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर एनसीईआरटी, एक और थोड़ा सा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की कुछ लाइन है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसलिए हम लोग बार बार एनसीईआरटी को देख रहे हैं ना, नहीं तो हम लोग एनसीईआरटी को नहीं देखते। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये जूम इन हो नहीं रहा, आइए चलिए इतने पे ही देख लेते हैं। इन दिस इंटरेस्टिंग नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन दैट एलियन फंजाई दैट दे शिफ्ट ऑफ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन होगी तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे एल्गी और फंजाई, ठीक है, नहीं तो फेवरेबल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल these organisms to survive during unfavorable condition. Why is sexual reproduction favored under such conditions? Asexual, vegetative as well as sexual modes of reproduction as are exhibited by higher plant. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present on the most of the animals. Animals में क्या होता है, sexual mode of reproduction होता है, इसके बारे में हम सारे के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरांस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, मैंने बताया था कैसे, किसके थ्रू होता है भैया, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फ्लेशी बर्ड्स प्रोड्यूस इन द एक्सिल ऑफ लीव्स विच ग्रो टू द फॉर्म न्यू प्लांट्स व्हेन सेड एंड फॉल ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड। फ्लेशी लीव्स बल्ब्स में होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं,
नहीं होती हैं, ठीक है, ट्यूबर्स में नहीं होती हैं, ये सब स्टेम है वगैरह है। ये क्या कह रहा है, एक्सिला ऑफ लीव्स, तो ये होती हैं बल्बिल। मैंने बताया था फ्लैसी फूड स्टोर कर करके फ्लैसी बन जाते हैं, वो कौन होता है, वो बल्बिल्स होती हैं ना। लिप्स में फूड स्टोर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है खाना भर भर के, तो वो होती हैं बल्बिल्स। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। द टर्म टेरर ऑफ बंगाल इज यूज्ड फॉर, आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा है, अभी अभी मैंने बताया, वाटर हाया किंत, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड थ्रू, अब आप बताइए क्लोन बनते किसमें, इसका आंसर आप बताइए, ठीक है, एग्जैक्ट। अब ये और भी क्वेश्चन है, कहिए तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन इसमें भी बता देता हूँ। ये ढेर सारे क्वेश्चन की मेरे पास लिस्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF के थ्रू भेज सकता हूँ, डॉक्यूमेंट के थ्रू। आप लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, दो क्वेश्चन लास्ट वाले। विच इज आर फेज इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल अंडर गोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं अभी, जुवेनाइल, सेंसेसेंस और रिप्रोडक्टिव, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, जुवेनाइल फेज भी आती है, सेनिसेंस भी फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज भी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमीट्स मदर सेल, गैमीट मदर सेल प्रोड्यूसिंग गैमीट्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मियोसाइट्स। ये तो कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे चैट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।